हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। और उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो में अपना मेन फोकस रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जानने की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इफ यू आर कंसर्न विथ क्लास 11th, तो यहाँ पे देख लियो। पहले मैं बना देता हूँ कैसे दिखता है ये। ऐसा कुछ तो ये कर्व दिखने वाला है। अपने पास ये कर्व है। यहाँ पे मैं ओ मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ए मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे बी मार्क कर देता हूँ। फिर इस पॉइंट को अपन सी मार्क कर देते हैं और इस पॉइंट पे डी मार्क कर देते हैं और इस टिप पॉइंट पे अपन ई मार्क कर देते हैं। तो बच्चों ऐसे मैंने थोड़ा ये आगे ले लेता हूं। ऐसा मैंने ये मार्क कर दिया है ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। तो बच्चों ध्यान से देखो इस कर्व को। तो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मतलब स्ट्रेस यहाँ पे, स्ट्रेन यहाँ पे मार्क कर सकता है तू इजी वे में। ओके जी। फिर ओ से ए पे तू स्ट्रेट लाइन देख सकता है। ओ से ए पे तू स्ट्रेट लाइन देख सकता है। ओ से ए पे तू स्ट्रेट लाइन देख सकता है। मतलब क्या बोल दूंगा मैं? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोल दूंगा मैं। मतलब ओ से ए हुक्स लॉ वैलिड होने वाला है, वैलिड होने वाला है। ओके, ओ से ए। सो बेटा अभी बी, बी पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? अगर मैंने ए तक और बी तक मैंने स्ट्रेच किया और लीव किया, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने छोड़ दिया, तो भी रिस्टोर हो रहा है, ओरिजिनल शेप रिस्टोर करेगा। मतलब ओ से बी मेरी इलास्टिक टेंडेंसी या फिर इलास्टिक लिमिट रह रही है। ओ से बी इलास्टिसिटी सीन दिख रही है मुझे, इलास्टिसिटी सीन दिख रही है। मतलब बी पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं? बी पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं? इलास्टिक लिमिट या फिर ईल्ड, इलास्टिक लिमिट बोल सकता हूं या फिर ईल्ड पॉइंट बोल सकता हूं। इलास्टिक लिमिट बोल सकता हूं या फिर ईल्ड पॉइंट बोल सकता हूं। क्लियर है बच्चों? यहां पे मैंने लिख लिया है बी पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं? इलास्टिक लिमिट या फिर ईल्ड पॉइंट बोल सकता हूं मैं। ओके जी, ओके। लेकिन ए से बी, लेकिन ए से बी स्ट्रेस इज इज नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ बच्चों, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ ए से बी तक वैलिड नहीं होने वाला। ए से बी में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, भले ही प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी दिखा रहा है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखा रहा है ओ से बी तक। इसलिए मैंने बी पॉइंट को क्या बोला है? इलास्टिक लिमिट या फिर ईल्ड पॉइंट। ओके, इस साइड का मैं क्लियर हो गया सबको? रिवाइज कर लेता हूं। ओ से ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसलिए बोल सकता हूं मैं। ओ से बी आगे मैंने थोड़ा स्ट्रेस लगाया, तभी भी ओरिजिनल पोजीशन रिकवर हो रही है। मतलब ओ बी से इलास्टिसिटी सीन हो रही है सर, इलास्टिसिटी सीन हो रही है। इलास्टिक लिमिट बोल सकता हूं, वहां तक इलास्टिसिटी दिखने वाली है मुझे, वहां तक इलास्टिसिटी दिखने वाली है। और ए से बी स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब हुक्स लॉ इनवैलिड बोल सकता हूं ए से बी के रीजन में। हुक्स लॉ इनवैलिड बोल सकता हूं क्या ए से बी के रीजन में? हाँ सर बोल सकता हूं। इस साइड का इरेज कर देता हूं। ओके बच्चे, इरेज कर लिया है मैंने। अभी आगे देख,
मैंने बी से और थोड़ा स्ट्रेस लगाया, लेकिन मुझे परमानेंट, यहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। परमानेंट डिफॉर्मेशन इज सीन, डिफॉर्मेशन इज सीन। जब भी परमानेंट डिफॉर्मेशन अपने को दिखती है, तो मैंने बताया था पहले, अगर नहीं बताया तो सॉरी, इलास्टिसिटी में अगर ऐसे एक बॉडी रहती है जो प्लास्टिसिटी दिखाती है, प्लास्टिसिटी मतलब मैंने उस बॉडी को डिफॉर्म कर लिया, इलास्टिसिटी की उसके उसमें प्रॉपर्टी ही नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करने वाली, ओरिजिनल शेप तेरा रीगेन नहीं होने वाला। उस वैसे बॉडी को अपन प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, या फिर अपन उस टेंडेंसी को प्लास्टिसिटी बोलने वाले हैं। मतलब बी से बी से डी तक, बी से डी तक मैं बोल सकता हूं प्लास्टिक रीजन होने वाला है, प्लास्टिक रीजन होने वाला है, प्लास्टिक रीजन होने वाला है। मतलब परमानेंट स्ट्रेस, परमानेंट मतलब परमानेंट स्ट्रेन मुझे दिखने वाला है बॉडी में। मैंने स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, लार्ज डिफॉर्मेशंस मुझे दिखने वाले हैं। द वायर इस केस में मैंने कंसिडर की, द सॉलिड स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड, स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड मतलब थिनिंग ऑफ वायर तुम्हें डी पोजिशन तक दिखने वाली है। और फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मैं क्या स्ट्रेस लगाता हूं, तो ई पॉइंट आ जाता है, यानी रप्चर पॉइंट, बॉडी ब्रेक्स, रप्चर पॉइंट। तो यहां पे जो स्ट्रेस अप्लाई होता है उसको अपन बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई होता है उसे अपन बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो बी से डी तक प्लास्टिक रीजन तेरा होने वाला है, बी से डी तक प्लास्टिक रीजन। क्यों सर प्लास्टिक रीजन बेटा? क्योंकि मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया और परमानेंट डिफॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं। अगर एक बॉडी परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, मतलब वो इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है और वो प्लास्टिसिटी की टेंडेंसी शो करना चालू करने वाला है। और अगर मैंने थोड़ा सा ही स्ट्रेस लगाया, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस लगाया, तो रप्चर पॉइंट मेरा ई पॉइंट पे बॉडी ब्रेक होने वाली है, इस पूरे कर्व को अपन रिवाइज करने वाले हैं इन जस्ट 2 मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स में। मैं पूरा ये कर्व रिवाइज करवा देता हूं तुम्हें, कैसे रिवीजन होगा अपना। ओ से ए तक क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ इज वैलिड। बी, ओ से बी इलास्टिसिटी सीन है, लेकिन ए से बी तक हुक्स लॉ इज इनवैलिड। बी के बाद मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन यहां पे मुझे दिख रहा है, परमानेंट सेट मुझे यहां पे दिख रहा है, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। और फिर बी से डी तक मैं प्लास्टिक रीजन मार्क कर सकता हूं, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो चुकी है। और डी के बाद मैंने फोर्स लगाया, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस लगाया, तो रप्चर पॉइंट मेरा अचीव हो रहा है, मतलब बॉडी को टूटने के कगार पे, यानी कि टूटने वाली है। थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाने के बाद बॉडी को टूटने वाली है। तो अगर अपन देख सकते हैं कि डक्टाइल या फिर टेंसाइल बॉडी कभी होगी जब भी प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा। ये रब कर देता हूं, ये थोड़ी डायरेक्ट पीवाईक्यूज वगैरह आ चुके हैं, वो डिस्कस कर लेंगे फिर। डक्टाइल और टेंसाइल मतलब प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है उनके बीच में, फिर उसके बाद ब्रिटल, जो ब्रिटल बॉडी होते हैं उनमें प्लास्टिक रीजन स्मॉल दिखाई देता है। और जो तेरे इलास्टोमर्स होते हैं, उनमें नो प्लास्टिक रीजन दिखाई देता है, और इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हुक्स लॉ इनवैलिड होता है। इलास्टोमर्स के केसेस में हुक्स लॉ इनवैलिड होता है।
तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक बॉडी डक्टाइल या फिर टेंसाइल है तो उसका प्लास्टिक रीजन अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है ग्राफ से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, तो अपन डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉडी डक्टाइल है या फिर टेंसाइल है। अगर ब्रिटल बॉडी अपने को बतानी की है और प्लास्टिक रीजन बॉडी का स्मॉल दिखाई दे रहा है तो अपन ब्रिटल बॉडी कंक्लूड कर सकते हैं। नो प्लास्टिक रीजन दिखाई दे रहा है, नो प्लास्टिक रीजन दिखाई दे रहा है, इलास्टोमर का ग्राफ कैसे होगा वो बता देता हूँ। ऐसा सा कुछ ग्राफ होने वाला है, ऐसा ग्राफ। यहाँ पे तू देख सकता है कि डायरेक्ट तेरा प्लास्टिक रीजन ही गायब होने वाला है, प्लास्टिक रीजन ही तेरा गायब होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हुक्स लॉ इसमें इनवैलिड है। हुक्स लॉ इलास्टोमर्स के केस में इनवैलिड है। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल क्या है बेटा? रबर है या फिर वॉल टिश्यूज ऑफ आयोटा, वो एक एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में अपन ने पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिटेल में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशियो। फिर अपना ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। और इस सीरीज को ढेर से ज्यादा ढेर लाइक देना, सपोर्ट करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर जो नीट या फिर जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और इस चैनल में मेरे साथ जुड़ जाओ कि इस चैनल को अपन जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स तक रीच करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग द वीडियो।